यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या कानूनी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपराध को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। दर्शक कृपया इसे केवल एक सच्ची घटना की जानकारी के रूप में देखें। 2 जुलाई 1995 रात के करीब 11:15 बज रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे पॉश और वीआईपी इलाका कनॉट प्लेस पूरी तरह शांत हो चुका था। दुकानें बंद थीं और सड़कों पर सन्नाटा था। दिल्ली पुलिस के 2 जांबाज ऑफिसर्स, होमगार्ड चंद्रपाल और कांस्टेबल नज़ीर कुजूर, अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग पर थे। तभी कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में घूमते हुए उन्हें हवा में कुछ जलने की एक अजीब तीखी बदबू आती है। वो बदबू इतनी अजीब थी कि दोनों ऑफिसर्स के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने आसपास देखना शुरू किया कि आखिर इस वक्त क्या जल रहा है। तभी उनकी नज़र पड़ती है वहीं पास में स्थित ओपन एयर बगिया रेस्टोरेंट पर। रेस्टोरेंट बंद था, लेकिन उसके अंदर से काले धुएं का एक घना गुबार आसमान की तरफ उठ रहा था। कांस्टेबल नज़ीर को शक हुआ, रात के इस मोड़ पर जब रेस्टोरेंट बंद है तो अंदर इतना धुआं क्यों है। उन्होंने रेस्टोरेंट के मेन गेट को खटखटाया। अंदर सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं आया। शक और गहरा हो गया। दोनों ऑफिसर्स ने बिना वक्त गवाए रेस्टोरेंट की बाउंड्री वॉल को फांदने का फैसला किया। जैसे ही वो दीवार कूदकर रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से यानी किचन एरिया में पहुँचे, वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने एक बड़ा सा मिट्टी का तंदूर था जिसमें आग धधक रही थी, और उस तंदूर के ठीक सामने खड़ा था रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार और दिल्ली की राजनीति का एक चमकता हुआ युवा चेहरा सुशील शर्मा। वो दोनों मिलकर उस तंदूर के अंदर कुछ दबा रहे थे। जब पुलिस ऑफिसर्स ने टॉर्च की रोशनी सीधे तंदूर के अंदर मारी तो उनकी चीख निकल गई। तंदूर के अंदर कोई चिकन या मटन नहीं, बल्कि एक इंसान के शरीर के टुकड़े जल रहे थे। एक हाथ और पैर साफ दिखाई दे रहे थे। ये दिल्ली के इतिहास की सबसे विभत्स और दहला देने वाली रात थी। आखिर वो लाश किसकी थी, और एक रसूखदार पॉलिटिकल लीडर को आधी रात को तंदूर में लाश जलाने की नौबत क्यों आ गई? इस खौफनाक कहानी को शुरू से समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। चलिए चलते हैं 80 के दशक के आखिरी सालों में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति उस वक्त पूरे उफान पर थी। इसी राजनीति के गलियारों में एक नाम बहुत तेज़ी से उभर रहा था, सुशील शर्मा। सुशील दिखने में सीधा साधा, लेकिन दिमाग का बेहद शातिर और एम्बिशियस था। वो यूथ कांग्रेस का एक बड़ा और रसूखदार नेता बन चुका था। बड़े बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ उसकी उठक बैठक थी। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में उसका अच्छा खासा दबदबा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में एक और एंट्री होती है, नैना साहनी। नैना बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एक पायलट थीं। हाँ, उन्होंने बाकायदा कमर्शियल पायलट का कोर्स किया हुआ था, लेकिन उनका रुझान भी राजनीति की तरफ था। इसलिए वो यूथ कांग्रेस की गर्ल विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई। जब 2 युवा एम्बिशियस लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हों तो मुलाकात होना लाजिमी था। सुशील और नैना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी लव स्टोरी जैसा था। दोनों साथ में रैलियां करते, पॉलिटिक्स डिस्कस करते और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते। साल 1993 में दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। चुपचाप क्यों? क्योंकि सुशील शर्मा इस शादी को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। वो रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से था और उसे डर था कि अगर उसके परिवार या उसकी राजनीतिक पार्टी को इस शादी का पता चला तो उसका पॉलिटिकल करियर दांव पर लग सकता है। नैना इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन सुशील के प्यार और उसके करियर के खातिर उसने समझौता कर लिया। वो दोनों दिल्ली के गोल मार्केट इलाके के एक सरकारी फ्लैट
फ्लैट नंबर 8/2 प्रेसिडेंट्स एस्टेट में साथ रहने लगे। लेकिन नैना को क्या पता था कि जिस इंसान के लिए वो अपनी पहचान छुपाकर रह रही है, वही इंसान एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काल बन जाएगा। शादी के कुछ ही महीनों बाद सुशील शर्मा का असली चेहरा सामने आने लगा। वो प्यार धीरे धीरे एक सनक और पागलपन में बदलने लगा था। सुशील शर्मा के अंदर एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया था जिसे साइकोलॉजी में पॉसेसिवनेस या जेलसी कहते हैं। सुशील को नैना का किसी भी दूसरे मर्द से बात करना बर्दाश्त नहीं था। वो नैना पर पाबंदियां लगाने लगा। उसने नैना का राजनीति में जाना कम करवा दिया। उसे घर से बाहर निकलने पर टोकने लगा। सुशील को हर वक्त एक ही डर सताता था, कहीं नैना का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। और इस आग में घी डालने का काम किया एक पुराने दोस्त ने। दरअसल कॉलेज के दिनों में नैना का एक दोस्त था, करीम मतलूब, जो खुद भी राजनीति में था। सुशील को शक था कि शादी के बाद भी नैना और करीम के बीच कुछ चल रहा है। हालत ये हो चुकी थी कि जब भी सुशील घर आता, वो सबसे पहले नैना का फ़ोन चेक करता। अगर फ़ोन बिजी आता तो घर में कोहराम मच जाता। नैना खुद को इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो एक आज़ाद ख्यालों वाली पायलट थी जो अब एक फ्लैट के अंदर कैदी बनकर रह गई थी। दोनों के बीच रोज़ चीखने चिल्लाने और झगड़े होने लगे। सुशील शराब पीकर घर आता और नैना पर चिल्लाता। नैना इस टॉक्सिक रिश्ते से तंग आ चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होकर अपनी पायलट की नौकरी दोबारा शुरू करना चाहती थी। वो इस नरक से दूर भागना चाहती थी, लेकिन सुशील उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। शक का ये घड़ा अब पूरी तरह भर चुका था और ब्लास्ट होने वाला था 2 जुलाई 1995 की शाम को। अब आते हैं उस खौफनाक दिन पर। 2 जुलाई 1995 दिल्ली में उमस भरी गर्मी थी। शाम के वक्त सुशील शर्मा अपने फ्लैट पर पहुंचता है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, उसे नैना फ़ोन पर किसी से हंसकर बात करती हुई दिखाई देती है। सुशील को देखकर नैना अचानक फ़ोन काट देती है। बस सुशील के दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। उसके अंदर का वो शक का शैतान जाग उठा। उसने तुरंत फ़ोन का रीडायल बटन दबाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, करीम मतलूब। करीम का नाम सुनते ही सुशील का आपा खो गया। उसने नैना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच भयानक बहस होने लगी। नैना ने साफ कह दिया कि वो इस रोज़ रोज़ के टॉर्चर से तंग आ चुकी है, लेकिन सुशील उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। गुस्सा, जलन और सनक उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसने दौड़कर अपनी अलमारी खोली और अपनी लाइसेंसी 0.32 बोर की रिवॉल्वर निकाल ली। नैना कुछ समझ पाती उससे पहले ही सुशील ने ट्रिगर दबा दिया। 2 गोलियां सीधे नैना के शरीर के पार हो गईं। एक गोली उसके सिर में लगी और दूसरी उसकी गर्दन में। नैना बिना एक शब्द बोले सीधे फर्श पर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में कमरे का फर्श खून से लाल हो गया। नैना साहनी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुशील शर्मा हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। सामने उसकी पत्नी की लाश थी। कुछ मिनट बीतने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अगर पुलिस को पता चला तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसकी राजनीति, उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगी। अब उसका शातिर दिमाग मर्डर के बाद के कवर अप का प्लान बनाने लगा। वो सोचने लगा कि इस लाश को ऐसे गायब करना है कि कभी किसी को नैना का नामो निशान भी न मिले। सुशील ने नैना की लाश को एक बेडशीट और प्लास्टिक में लपेटा। उसने भारी लाश को उठाया और अपने फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी मारुति कार की डिग्गी में डाल दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यह एक वीआईपी इलाका था, लेकिन रात के वक्त किसी ने उसे लाश ले जाते हुए नहीं देखा। शुरुआत में सुशील का प्लान था कि वो लाश को यमुना नदी में फेंक देगा। उसने गाड़ी यमुना की तरफ दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि अगर लाश तैरकर ऊपर आ गई तो पुलिस तुरंत उस तक पहुंच जाएगी। नदी वाला प्लान ड्रॉप कर दिया गया। अब सुशील को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो लाश को पूरी तरह राख बना सके। तभी उसे याद आया अपना बिजनेस पार्टनर केशव कुमार, जो कनॉट प्लेस के ITDC के बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर था। इस रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा का भी पैसा लगा हुआ था।
रात के करीब 10:30 बजे सुशील अपनी कार लेकर बगिया रेस्टोरेंट पहुंचता है। रेस्टोरेंट बंद हो रहा था। सुशील मैनेजर केशव को साइड में ले जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो अपने पॉलिटिकल पावर का धौंस दिखाकर केशव को इस क्राइम में शामिल कर लेता है। सुशील कहता है, रेस्टोरेंट का जो बड़ा तंदूर है उसे जलाओ, आज रात इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। दोनों मिलकर नैना की बॉडी को कार से निकालते हैं और किचन के बैकयार्ड में ले जाते हैं, लेकिन तंदूर का साइज इतना बड़ा नहीं था कि पूरी बॉडी एक बार में आ सके। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। सुशील और केशव ने मिलकर नैना की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। उन्होंने तंदूर में लकड़ियां डाली और आग सुलगा दी। बॉडी को जल्दी जलाने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट में रखा हुआ मक्खन और घी तंदूर में उड़ेलना शुरू कर दिया। आग की लपटें तेज हो गईं। सुशील को लगा कि बस कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और वो पाक साफ बच निकलेगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मक्खन और घी की वजह से जो धुआं निकल रहा था वो बहुत ही अजीब और बदबूदार था, और यही वो धुआं था जिसने बाहर गश्त लगा रहे दिल्ली पुलिस के जवानों को अलर्ट कर दिया, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जब होमगार्ड चंद्रपाल और कांस्टेबल नज़ीर दीवार कूदकर अंदर आए तो वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस को देखते ही सुशील शर्मा ने केशव को वहीं छोड़ा और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से भाग निकला। पुलिस ने मैनेजर केशव कुमार को रंगे हाथों धर दबोचा। तंदूर की आग को तुरंत बुझाया गया और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस ने केशव से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने उगल दिया कि ये लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। अगले ही दिन ये खबर पूरे देश के मीडिया में हेडलाइन बन गई। एक रसूखदार नेता ने अपनी पत्नी को तंदूर में जला दिया। ये बात सुनकर पूरी दिल्ली दहल गई थी। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। सुशील की पार्टी ने तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील शर्मा की तलाश में जुट गईं, लेकिन सुशील बहुत शातिर था। वो दिल्ली से भागकर जयपुर गया, वहाँ से मुंबई और फिर वहाँ से साउथ इंडिया यानी मद्रास चेन्नई पहुँच गया। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस की रडार से दूर रह सके। पूरे देश की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। आखिरकार मर्डर के ठीक 8 दिन बाद यानी 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने बढ़ते दबाव के कारण बेंगलोर में सरेंडर कर दिया। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर वापस दिल्ली लेकर आई। सुशील शर्मा को लगा था कि वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और पैसे के दम पर बच निकलेगा। कोर्ट में ये केस सालों साल चला। सुशील के वकीलों ने केस को कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक दलील दी कि तंदूर में जो लाश मिली थी वो नैना की थी ही नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस केस में भारत के इतिहास में पहली बार डीएनए प्रोफाइलिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। नैना के माता पिता के ब्लड सैंपल लिए गए और तंदूर से मिले अवशेषों से मैच किए गए। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो लाश नैना साहनी की ही थी। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के जरिए ये भी साबित कर दिया कि नैना के शरीर से जो गोलियां मिली थीं वो सुशील शर्मा की ही रिवॉल्वर से चली थी। सारे सबूत और चश्मदीद गवाह सुशील के खिलाफ थे। साल 2003 में दिल्ली की लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट का मानना था कि सुशील का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ये मर्डर अचानक उपजे शक और गुस्से का नतीजा था, न कि पहले से प्लान की गई कोई मर्डर मिस्ट्री। सुशील शर्मा ने पूरे 23 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। जेल में उसका बर्ताव बहुत अच्छा रहा, जिसके आधार पर साल 2018 में
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे समय से पहले रिहाई मिल गई। आज सुशील शर्मा जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन तंदूर मर्डरर का वो दाग उसकी जिंदगी से कभी नहीं मिट सकता। द तंदूर मर्डर केस हमें सिखाता है कि जब प्यार के बीच में हद से ज़्यादा पॉजेसिवनेस, शक और सनक आ जाती है तो वो किसी भी इंसान को हैवान बना सकती है। सुशील के एक शक ने नैना साहनी की हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और खुद उसका करियर भी खाक में मिला दिया। इस पूरे खौफनाक मामले पर और हमारे समाज में बढ़ते इस क्रिमिनल माइंडसेट पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड केस स्टडी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।